सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। काफ़ी भयंकर गर्मी हो रखी है। लाइट वाइट का कुछ पता नहीं है। चलो तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी के क्वेश्चंस नहीं, यूपीएससी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो उसका यहाँ पे हम लोग एक पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, या फिर ये आप देखने वाले हैं कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सारे 100 क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा कि चलो भाई ये करो वो करो, ये कोई बहुत बड़ी लंबी क्लास नहीं होगी। मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे आप के हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं या तो यहाँ या तो बैच में, आपको मेनली अगर बैच में है तो फिर सारी चीज़ें तो फिर आपकी हुई होंगी, तो फिर आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं ये आप ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस में इसी वजह से उन्हीं क्वेश्चंस में टिक लगाया है जो आपसे हो सकते हैं, जो डुएबल टाइप क्वेश्चंस हैं। और ये टोटल क्वेश्चंस हैं, मैंने थंबनेल और टाइटल पे इन सब पे तो 31 लिखा है, बट आप कैलकुलेट करिएगा, ये रफली 35 के समथिंग पहुँचेंगे। लेकिन आप कैलकुलेट करिए कि आपने कितने सही किए। और कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ कमेंट्स ये जब वीडियो रिकॉर्डेड जाएगा तो आने लगेंगे। पहली बात, हाँ, ये पेपर इस साल का जो सिविल सर्विसेज का पेपर था वो रिलेटिवली ईजियर साइड में था। पिछले बार के जो पिछली बार या फिर उससे पिछली बार जो पेपर हुआ रिलेटिवली ईजियर था। ठीक है, ईजियर नहीं बोलेंगे, रिलेटिवली ईजियर इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज पिछले बार के कंपैरिजन में ईजी था थोड़ा सा। एंड दूसरी चीज़ ये मैं करवा के ये प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब कुछ जो बनराकस टाइप के लोग होते हैं वो कमेंट आगे करते हैं, तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ ये। ठीक है, प्रॉपर तो है ना सब। तो आज मैंने आपका हैंड देखा, एसी ऑन, अरे नहीं भाई लाइट वाइट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ मैं बता दूँ कि इससे मैं ये प्रूव नहीं कर रहा हूँ कि आप अब एसएससी की प्रिपरेशन छोड़िए और यूपीएससी में आइए, अब ये तो यूपीएससी आप निकाल लेंगे। ठीक है, 30-35 क्वेश्चन से यूपीएससी नहीं निकाला जा सकता है सिविल सर्विसेज। एंड हैविंग सेड दैट, ये भी मैं बता रहा हूँ कि जो जिसका निकलता है उसको भी 50 से ज़्यादा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो देन गेस वर्क में कि भाई ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, लेकिन वो भी अंधा तुक्का नहीं होता है। वो भी आप जब नॉलेज गेन करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कुछ मैगजीन्स पढ़ते हो, ठीक है, तो आप डेली चीज़ों से, खासकर जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, अवेयर रहते हो। डेली चीज़ों से मेरा मतलब ये नहीं है कि कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ गया। डेली चीज़ों से आपको पता है कि भाई जो कुछ रीजन न्यूज़ में है, ठीक है, तो इस तरह के जो कुछ रीजन न्यूज़ में या फिर कोई पर्सन न्यूज़ है, कुछ भी ऐसा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। पर्सन मतलब समझ रहे हैं आप किस तरह का। तो वो आप जब आप चीज़ें पढ़ते हैं तब आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो का पर्पस इतना है ताकि आप ये देख पाएँ कि आप एसएससी की प्रिपरेशन से कितना यूपीएससी वाला अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये भी सच बात है, अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, कि आप एसएससी का पढ़ के यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 30 से 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई आपने चलो हाँ स्टार्ट करें फिर। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपने, ठीक है, आपने घबराना नहीं इमरान खान की तरह कि क्या क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ लगें, कुछ क्वेश्चन आसान भी लगेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन तक जिस पे मैंने टिक लगाया सिर्फ वही आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लू कलर का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर, ये जो 5th को मैंने एन सर्कल कर रखा है, ये पूरे पेपर को मैं शेयर कर दूंगा परमार एसएससी टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। करना चाहें तो जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, अभी दिख रहा होगा ढंग से। चलो करो जरा क्वेश्चन नंबर 5th। बिल्कुल, और यूपीएससी सिर्फ प्रीलिम्स के बारे, ये तो प्रीलिम्स का पेपर है ना, जिसका कि आपके मेरिट लिस्ट में कोई लेना देना नहीं होता है। तो मेरिट लिस्ट में लेना देना होता है आपका मेंस का और आपका जो पीटी होता है, दैट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हो उससे। ठीक है, अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी दी हुई है और ये सेक्टर दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। ठीक है, जो हम लोगों ने सबसे पहला ही लेक्चर किया था, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, कि किस तरह का वो वर्क कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम 3 सेक्टर में, मेनली 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। दैट वर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए भी रख रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूपीएससी वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन नहीं, जो हमारे एसएससी ओरिएंटेड टाइप क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर हमने पढ़ा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं प्राइमरी में जो डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्व जुड़ी हुई हैं।
जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री ये जुड़ा हुआ है आपका। माइनिंग हो गया, माइनिंग एंड क्वेरिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड मान लेते हैं कि कोई कॉटन निकाल रहा है तो वो भी आपका प्राइमरी एक्टिविटी होगा। सेकेंडरी इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से वुड प्रोड्यूस हुआ तो वो जो टेबल बनेगा वो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, सिंपल। जो मान लेते हैं कि वूल निकाली गई, ठीक है, उससे जो मान लेते हैं जो क्लॉथ बनेगा, कपड़ा बनेगा, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। एंड टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आ गया, टीचिंग, ये सब जो भी होता है आपका टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। इनको हम किन जॉब्स के नाम से जानते हैं, कौन सी कॉलर जॉब, जैसे कि ये वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं तो ये प्राइमरी सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं वो कौन सी जॉब होती हैं, रेड कॉलर जॉब। सेकेंडरी सेक्टर वाली ब्लू कॉलर जॉब्स। अब कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, भाई स्टोर करना उसको, ये सेकेंडरी सेक्टर, अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। स्टोरेज बात कर रहे हैं यहाँ पे। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की अगर बात करता तो वो प्राइमरी सेक्टर में जाता, ठीक है। वेविंग क्लॉथ ये सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बन रहा है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑप्शन में इस तरह से अब देने लगा यूपीएससी। जैसे पहले अगर हम देखते थे तो इस तरह से होता था कि फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब 1 2 3 1 2 ओनली 1, इस तरह से मतलब होते थे ऑप्शंस। लेकिन वो चीज़ अभी हट गई है, जिसकी वजह से कि आप वो हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें ये तो आपका सेकेंडरी सेक्टर सही है, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो माइनिंग वाला क्षेत्र है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ना कि टर्शरी सेक्टर में। डेयरी फार्म की अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन जो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ठीक है, स्टोरेज की अगर बात करें तो ये आपका, इसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, वेयर हाउस नहीं है, तो ये आना चाहिए आपका टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। तो उस हिसाब से तो 2 यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे, ओनली 2, ठीक है, ओनली 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आई थिंक काफ़ी दूर है अभी यहाँ से, देखते जाइएगा। जिसमें रेड टिक लगा होगा वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 24 करिए। हाँ, आई थिंक बीच में क्या मिस हो गया क्या, चलो करो, अच्छा ये 24 करो, बाद में देख लेंगे। विद रेफरेंस टू कॉरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कॉरियोलिस फोर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। भाई लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, इतनी जोर गर्मी हो रखी है। विद रेफरेंस टू कॉरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो कॉरियोलिस फोर्स भी हम खूब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, जब हम साइक्लोन पढ़ते हैं तब कॉरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं विंड्स के बारे में, विंड सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था किस तरह से हमारी जो विंड्स हैं वो इस तरह से चलनी चाहिए, बट चलती इस तरह से क्यों चलती हैं, बिकॉज कॉरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चीज़ों को राइट की ओर यानी दाएं ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है, वहाँ पे चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। और डिफ्लेक्ट करता क्यों है, इसके पीछे का बताइए रीज़न क्या है, क्या चीज़ है, अर्थ का कौन सा तरह का मूवमेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है कॉरियोलिस फोर्स के लिए। तो इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी एंड इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज़ एब्सेंट और जीरो एट द इक्वेटर। ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, है ना। तो इक्वेटर में 0 होगा और पोल्स में जैसे जाएंगे तो बढ़ेगा। और विंड स्पीड अब आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि कोई बॉल आ रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, या फिर मान लो कोई बॉल धीमे आ रही है, ठीक है, ऐसे समझो धीमे, और कोई बहुत तेज़ आ रही है। आपने सेम फोर्स अप्लाई किया, कौन भयंकर रूप से डिफ्लेक्ट होगी, जो भयंकर स्पीड से आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो दोनों ही सही होंगे, बोथ 1 and 2। और ये किस वजह से जनरेट होता है आपका कॉरियोलिस फोर्स, अर्थ के रोटेशन की वजह से यहाँ पे इसका जन्म होता है कॉरियोलिस फोर्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये करिए, क्वेश्चन नंबर 25। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। 21 जून का मतलब क्या हो गया, हमने देखा था 21 जून का मतलब हो गया समर सॉलिस्टिस, और समर सॉलिस्टिस का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, दैट इज कर्क रेखा पर सन की ओवरहेड रेस पड़ रही हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है 21 जून को। दैट मीन्स कि यहाँ पे जब हमने पढ़ा था कि कुछ इस तरह से जब हमारा अर्थ रेवोल्यूशन करता है सन के अराउंड, तो सन होता है सेंटर पे, हमारी अर्थ इस तरह से रेवोल्यूशन करती है। मान लेते हैं ये वो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स दी सन है, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर कुछ यहाँ पे होगा, यानी साउथ पोल कुछ यहाँ पे होगा। तो साउथ पोल क्या ऑब्जर्व करेगा, 6 महीने रात, और ये क्या ऑब्जर्व करेगा, नॉर्थ पोल 6 महीने दिन। इस तरह से हमने पढ़ा था,
ठीक है। तो इस वजह से ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा ये आर्कटिक सर्कल है, इसमें तो नो डाउट 12 घंटे से बड़ा ही दिन होगा, या फिर 12 घंटे से ज़्यादा ही यहाँ पे सनलाइट रहेगी, या फिर हम बोल सकते हैं पूरे दिन ही रहेगी। आर्कटिक सर्कल का मतलब क्या है, ये आपका आर्कटिक सर्कल, ये आपका इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। तो हमने देखा था इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, और ये जो फ्रिजिड जोन है ये 6 महीने दिन और 6 महीने रात एक्सपीरियंस करता है। जब हमारा सन नदर्न हेमिस्फीयर, या फिर जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, तब जो आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन होता है, ये एक्सपीरियंस करता है क्या, 24 आवर्स की जो है डे लाइट एक्सपीरियंस कर, सनलाइट एक्सपीरियंस करता है, और 6 महीने दिन है और यहाँ पे 6 महीने रात होती है। तो ये तो डेफिनेटली होने वाला है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डे टाइम है वो कम होगा नाइट टाइम के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, ये भी नहीं होगा, तो आर्कटिक सर्कल होगा, यानी 4 तो होगा आपका। अब 2 होगा कि 3 होगा, 4 तो तय है, अब उसके साथ 2 होगा कि 3 होगा, तो 3 तो होगा ही ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, इक्वेटर के नीचे है, सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो वहाँ पे तो इस समय सर्दी पड़ रही होगी, तो 12 घंटे से कैसे हम बोल सकते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, 25 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 करिए। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे, लेकिन तीनों स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे। 2 और 4 सबका सही है, और गिनते जाना आपने कितने क्वेश्चंस किए, ठीक है, गिनते जाना आप। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 23, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लो, ठीक है। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर एंड प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। करिए इसको। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चाइना टाइप, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, या फिर मरीन वेस्ट कोस्ट। चलिए कर लिया आपने। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट को आप ध्यान से पकड़िए, एंड दैट इज़ प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो बारिश होती है वो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल होती है बारिश, ठीक है। ये कहाँ का कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक। अब यहाँ पे ले लीजिए आप मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट ले लीजिए। अब वेस्ट कोस्ट में हमने देखा था यूजुअली डेजर्ट पाए जाते हैं वेस्ट कोस्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है थ्रू आउट द ईयर, तो फिर भूल ही जाओ, ठीक है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अब सब ट्रॉपिक भी तुम पढ़ चुके हो, याद करो, ये चीज़ तो मैंने एफआरबी में भी पढ़ाई है कि इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे विंड ऊपर उठेगी, विंड ऊपर उठेगी, ट्रोपोपॉज में चलती रहेगी, ट्रोपोपॉज से भी क्वेश्चन आया, अभी हम देखेंगे, ट्रोपोपॉज से चलती रहेगी, ठंडी हो जाएगी, सबसाइड कर जाएगी, और जहाँ सबसाइड कर जाएगी इन्हीं को बोलते हैं सब ट्रॉपिक्स, या फिर हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था जहाँ पे विंड सबसाइड करती है वहाँ बारिश नहीं होती है। विंड क्यों, बारिश क्यों होती है, क्योंकि गर्म हवा जब राइज करती है उसकी वजह से बारिश होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल उसको बोलते हैं। जहाँ एयर डिसेंड करती है वहाँ बारिश नहीं होती है, ठंडी हवा बारिश नहीं करती है, तो ये भी नहीं हो सकता है अगर आप एलिमिनेशन से जा रहे हैं तो भी। चाइना टाइप क्लाइमेट में भी, चाइना में क्या हमेशा बारिश थोड़ी नहीं होती, चाइना टाइप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे भी जैसे मानसून में, जैसे हमारे इंडिया में समर्स में बारिश होती है, वैसे यहाँ पे भी होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है। मानसून टाइप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में हमने पढ़ा था, यहीं पे हमें एवरग्रीन जो फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है। तो बस आपको ये पकड़ना था, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, ये रहा आपका। करिए, ये भी ज्योग्राफी से, स्टेटमेंट 1 और 2, ये तो आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने कई बार किया है, ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 31 बल्कि क्वेश्चन नंबर 32 भी आराम से कर सकते हैं। ये तो सबको करना है, ठीक है, सबको आसानी से आ जाने चाहिए, ठीक है। पायश, कृष्णा, कशिश, सुषमा, चलो तो यहाँ पे अब क्वेश्चन करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। एफआरबी में पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, बैच में तो एकदम ही डिटेल में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी है, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ट्रोपोस्फियर में, यानी कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर तो थिन होता है, और क्या रीज़न होता है कि जो हमारा, क्योंकि जैसे जो हमारा सन है, ठीक है, तो सनलाइट जो आ रही है जिसको इंसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो अगर उससे हीट होता है एटमॉस्फेयर तो ऊपर जाने में तो टेम्परेचर बढ़ता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी, यहाँ पे कम, और कम हो जाता है, यहाँ और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, लेकिन रिवर्स होता है। क्यों,
क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फियर है वो इंसोलेशन से हीट नहीं होता है, जो आती है रेडिएशन सन से, उससे हीट नहीं होता है। जो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इससे हीट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज लाइक वाटर वेपर से भी क्वेश्चन आया यहाँ पे आज पेपर में। तो ये जो होती हैं, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होता है, ये जो होता है ना, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, ये शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्म में होता है। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं उसके लिए ओपेक होती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। दैट मीन कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स दी स्टेटमेंट 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो हीट होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। जो अर्थ की सरफेस है, ये सरफेस सतह है, ये इंसुलेशन की वजह से हीट होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन तो ये भी कर सकते थे, वॉल्केनिक इरप्शन से क्या निकलता है, तो पायरोक्लास्टिक डेब्री निकलेगा, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, तो सभी निकलता है यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन डुएबल था, लेकिन ठीक है हम इसको हटा देते हैं। ये करिए क्वेश्चन नंबर 32, उसी से जुड़ा हुआ है जो पिछला क्वेश्चन था, इसको भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। करिए, बोथ आर करेक्ट, सबका सही है। Thank you, sir. Your explanation techniques is much unique, easy to understand for beginners which want to build the careers. Okay. Thank you, कुमरप। ये सर ये आपने FRB में बोला था, अच्छा बताया था ये। हाँ, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एट द पोल्स। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है ना कि ट्रोपोस्फेयर जो क्षोभ मंडल है वो इक्वेटर में अगर बात करें तो 18 किलोमीटर है। इस तरह से पढ़ा था ना कि इस तरह से होता है, 18 किलोमीटर है यहाँ पे, 18 किलोमीटर इक्वेटर पे, और 8 किलोमीटर है पोल्स पे। तो एवरेज कितना ले लेते हैं बताओ जरा, 18-8 का एवरेज कितना होगा? तो ये सही है, एट द इक्वेटर। क्यों? रीज़न भी बताया था मैंने, क्योंकि वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट डेवलप होती है इक्वेटर में, ऊपर तक, बहुत ऊपर तक हीट ट्रांसपोर्ट होती, इसलिए। अगेन दोनों सही और ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है वो। ठीक है, 13 किलोमीटर का एवरेज हाइट होता है, ये भी सही हो जाएगा आपका। और ज़रा बताइए स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ तक जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 31, 32 भी कर लिया, अभी देखते जाइएगा आप एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 36 को करिए अटैम्प्ट, कितना ही ईजी क्वेश्चन है, कितना ही ईजी क्वेश्चन है ये। थर्टी वन में क्या दिक्कत है? द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई, ओके, उल्टा लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? सॉरी, एक सेकेंड, उल्टा लिखा हुआ, मुझे लगा यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये गर्मी का असर है जो पेपर में फील होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पेपर देते वक्त एसी नहीं चलता है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत होगा, दूसरा सही होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी सही आंसर होगा, क्योंकि पहला वाला गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना, इंसोलेशन से हीट नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है। चलो भाई, इसको करते हैं अटेम्प्ट। विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? कौन सा सही है? ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट लगाना है, तो ये गंगा है। ठीक है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये पढ़ी थी हमने। तो घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती पहले आएगी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ख़त्म क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने ये देखा था ये मीट कहाँ पे करती हैं, हैं? गोमती देखे थे कहाँ पे? गाजीपुर में मीट करती है। घाघरा कहाँ मीट करती है? छपरा में मीट करती है। ज़रा बताओ गंडक कहाँ मीट करती है? आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो ये उससे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी से, और यहाँ पे आती है कौन सी? हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऊपर वाली। नीचे कौन सी है? यहाँ पे यमुना ज्वाइन करती है। यहाँ तक कि हम लोगों ने सिटी भी देखी थी, मैंने आपको बताया था CDS एग्जाम में पिछले से पिछले में पूछ ली थी, सिटी वेस्ट से ईस्ट में ऑर्डर में लगाओ, है ना? तो सिटी लगाने को पूछ लिया था उसने वहाँ पे, तो सिटी भी हमें पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये तो हो गया। क्या क्वेश्चन? हाँ, तो नीचे से ज्वाइन करती है इसको यमुना, यहाँ से ज्वाइन करती है सोन, और यहाँ से ज्वाइन करती है पुनपुन। तो मेजर 3 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, सबसे बड़ी तो उसकी यमुना है, देन सोन है, देन पुनपुन है छोटी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, इसको भी आप कर सकते हैं। चलो भाई करो इसको, फिर इस पेज में तो 4 क्वेश्चन है। चलो ये ठीक है, कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सबके लिए डुएबल है। ठीक है, बट फिर भी मैंने बैच में तो पढ़ाई था आपको ये वेदरिंग वगैरह, कि वेदरिंग कैसा प्रोसेस होता है, इन सितु प्रोसेस होता है कि एक्स सितु, कैसा प्रोसेस होता है। और वेदरिंग जो है बताओ, अच्छा जल्दी से पहले ये बताओ, रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन्स, तो ये पहले मैं आपको बता दूँ ये इन सितु प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
और एक चीज़, जब मास मूवमेंट मैंने पढ़ाया था तो ये भी बताया था वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, है ना। वेदरिंग एड्स द मास मूवमेंट बट वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर द मास मूवमेंट। तो रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, येस इट इज़। क्यों रेनफॉल में क्यों होता है ये भी मैंने हो सकता है आपको बताया हो कि यहाँ पे जो रेनफॉल आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है एंड ऑक्सीजन ऑल्सो वो डिज़ोल्व हो जाती है और उसकी वजह से वो एसिडिक हो जाती है जो रेनफॉल होती है, और उसकी वजह से वो रॉक्स में जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो रॉक टूट जाती है। तो वेदरिंग वही होता है रॉक का टूटना, और क्योंकि वो अपनी जगह पे टूटती है तो इसलिए इसको बोलते हैं इन सितु प्रोसेस। ठीक है, तो रेन वाटर कंटेन CO2 इन सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। वो मतलब जब एटमॉस्फेयर में आता है तो CO2 डिजॉल्व हो जाती है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑल्सो, येस इट इज़। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट टू एंड करेक्ट बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 करिए जरा। 40 ये तो एकदम आसानी से हो जाना चाहिए क्वेश्चन, बहुत आसानी से। FRB में मुझे पक्का याद है मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, बैच में तो खैर किया होगा, FRB में भी किया है, ठीक है। आज हमारा GK तो था तो नहीं हुआ क्या, वो वाला SSC JEE का क्लास शेड्यूल था मुझे पता है, वो सॉरी हाँ SSC JEE के जो हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस करने वाले थे वो कल कर लेंगे यार, ठीक है कल कर लेंगे, कि आज ना लाइट वगैरह भी नहीं आ रही तो काफ़ी हालत ख़राब हो रखी है यहाँ पे, तो कल कर लेंगे, ठीक है। बाकी तो मैंने और एक चीज़ और कि मैंने आपको होमवर्क दिया था टेलीग्राम पे एंड दैट वाज कि पॉलिटी का वन शॉट आप लोगों को देखना है। आपने वो कंप्लीट कर लिया ना, जो देख चुका है उसको रिवाइज़ करना है, जिसने नहीं देखा उसको देखना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले पॉलिटी वन शॉट ही लिया था जिन लोगों को नहीं पता है, और मैंने लिंक भी शेयर किया था वहाँ पे, ठीक है। तो पॉलिटी वन शॉट आप कंप्लीट करिए, और आज जो मैंने पार्लियामेंट और वो वाला भी लेक्चर काफ़ी बड़ा लेक्चर था और उससे भी क्वेश्चन आया, अभी हम देखेंगे पार्लियामेंट वाले से, ठीक है। चलो ओनली 2 बोल रहे हैं, ओनली 2 देखते हैं अभी क्या होगा यहाँ पे। देखिए वॉस्जेस हमने देखा था फोल्ड नहीं ब्लॉक माउंटेन है, पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ पे है वॉस्जेस बताइए ज़रा। F से कंट्री का नाम स्टार्ट होता है। आल्प्स कहाँ पे हैं, आल्प्स ये सदर्न यूरोप में देखने को मिलेंगे, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में। ब्लॉक हैं बिल्कुल नहीं, फोल्ड माउंटेन है, ये ब्लॉक हैं, ये फोल्ड माउंटेन है। और कैसे फोल्ड हैं, यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय की तरह। अपलेशन फोल्ड है, येस ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अरावली की तरह। एंडीज फोल्ड माउंटेन है, येस यंग फोल्ड माउंटेन है, और ये सबसे हमारी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी है ना। और इसकी ज़रा हाईएस्ट पीक का नाम बताइए एंडीज़ का। और रॉकीज़ देखो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका दैट इज़ USA है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपलेशंस हैं, और यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे रॉकीज़ माउंटेन्स है वेस्टर्न साइड में। तो खैर यहाँ पे आपके ओनली 2 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर में है वॉस्जेस, ठीक। यहाँ तक कि हमने कॉकासस भी देखा था जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। कॉकासस ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, और ये जो है ये भी ब्लॉक माउंटेन है। और ब्लॉक हमने माउंटेन देखा था किस तरह से बनते हैं, ये होते हैं आपके जो उठा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या हो गया भाई चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो जो उठा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्स्ट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेबन, या फिर यही रिफ्ट वैली होती है आपकी, है ना रिफ्ट वैली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऊपर छूटा हुआ है आई थिंक। ये क्वेश्चन करिए, वाटरफॉल से क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हैं। हाँ जी जल्दी से अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को भी। माउंट एकोनकागुआ सबका सही है, एंडीज़ का सबसे हाईएस्ट पीक है, हॉर्स एंड ग्रेबन। धुआंधार कपिल धार नर्मदा में है, लेकिन क्या वो मालवा रीजन में है, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। गरसोप्पा जो कि हम जॉग वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, इज़ इट इन नेत्रवती, ना भाई ये हम पढ़ चुके हैं शरावती में, और ये हमारी सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। किस स्टेट में लोकेटेड है गरसोप्पा जरा बताइए, और हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सी है। तो ऑल 3 तो होने से रहा, ऑल 3 तो कभी नहीं होगा। हुंड्रू वाटरफॉल है हमें पता है सुवर्ण रेखा रिवर पे बिल्कुल है, और झारखंड में हो, एंड झारखंड डेफिनेटली छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है, बिकॉज अगर आपको याद हो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे, ईस्टर्न रीजन में, और उसके सर्टेन प्लेट्यू मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे पालामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू। तो झारखंड के तो सारे रीजन आ गए, पूरा झारखंड ही ऑलमोस्ट है छोटा नागपुर में, तो ये भी उसमें होगा, तो ये तो होगा, तो नन वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब धुआंधार की अगर बात करें तो ये मेरे हिसाब से मालवा रीजन में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जो आपका ये धुआंधार वाटरफॉल है जबलपुर में पड़ती है, जबलपुर कुछ ये ईस्टर्न MP में आता है, और जो मालवा रीजन है, मालवा जहाँ पे ये परमार डायनेस्टी का रूल हुआ करता था वो यहाँ पे थी, ठीक है। मालवा रीजन यहाँ पड़ता है जो बॉर्डर करता है आपका राजस्थान के साथ में, ठीक है। तो मालवा रीजन राजस्थान के साथ बॉर्डर करता है, आपने वो पिक्चर भी देखी होगी अग्निपथ होकर के, है ना,
मालवा में, है ना, देखा होगा आपने, है ना। तो वो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में है और ये आपका जो है ईस्टर्न साइड में है, तो उस हिसाब से गलत होना चाहिए एंड यहाँ पे ओनली 1 सही होना चाहिए। ठीक है, आप पूरी तरह से सही नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने एलिमिनेट कर ली होंगी। बात अगर करें हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, कुंचिकल है, जो कि वराही रिवर पे है। किस रिवर पे, वराही रिवर पे, और ये दोनों ही कर्नाटक में, चाहे गरसप्पा हो चाहे कुंचिकल वाटरफॉल हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे च्युइंगम वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इन सबको छोड़ देते हैं। देखो आप अगर इसको वैसे अटैम्प्ट करने जाओगे तो और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह से, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमें ये है कि हम नॉलेज के बेसिस पे कितना, अब देखो साहेल रीजन न्यूज़ में था, कहाँ पे पड़ता है साहेल रीजन, अफ्रीका में है, इससे क्वेश्चन आया है। और चलो ये क्वेश्चन करो, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीकर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। दिव्यांश मुझे मेल कर दो parmar8498@gmail.com में, ठीक है, क्योंकि या तो रुक जाओ, ठीक है, ये तो जो नंबर है 35 जो लास्ट में ना 8840286735, अभी नहीं होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए खोल लूँगा उस नंबर को, वैसे तो बंद रहता है। अच्छा ये तुम ही हो क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, ये चश्मा लगा रखा है डीपी में, क्यों, वही हो आई थिंक, हाँ। तो तुम्हारा थंबनेल हमें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आते हैं अभी, वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। बैच में 100% करवाया मैंने, ठीक है। FRB में आज ही लेक्चर करवाया, नहीं पढ़ाया, रीज़न ये कि आपके SSC में नहीं पूछता है इतना डीप में क्वेश्चन, लेकिन बैच में तो फॉर श्योर करवाइए। अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बैच में आ जाओ, क्योंकि SSC में इतने क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन बैच में तो फॉर श्योर करवाइए। अब जब रिमूवल अंडर रेजोल्यूशन होता है, पहली बात तो इनको वहाँ पे बैठने के अलाउड नहीं होता। वहाँ पे मतलब जो इनकी राजगद्दी होती है वहाँ पे, बेटा नीचे उतर आओ, तो नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने की तरह एक नॉर्मल जो मेंबर की तरह होता है वही उनके पास पावर है, क्योंकि जो स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर, दे आर द मेंबर ऑफ द हाउस। तो अगर वो स्पीकर नहीं है, उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तो वो नीचे उतर के बैठ जाएंगे एज अ सिंपल नॉर्मल मेंबर की तरह, जो कि तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है, बिल्कुल बात, अध्यक्षता नहीं कर सकता है, वो बोल नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल मेंबर बोल भी सकता है, वोट भी कर सकता है, ठीक है। तो ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये भी गलत है। अब याद करो, अभी अगर तुमने सुबह वाला देखा होगा, आर्टिकल नंबर 100 पढ़ाया था, अनुच्छेद नंबर 100, जो उस जिसका क्लॉज 1 बात करता है वोटिंग की, क्लॉज 2 किसकी बात करता है, तो क्लॉज 1 वोटिंग की बात करता है। मैं सोच तो रहा था पढ़ा दूँ, और मुझे थोड़ी ना पता था कि ये आज ही पेपर में आ जाएगा, क्योंकि वो लेक्चर तो मैंने कल रिकॉर्ड किया था। तो वोटिंग में फिर मैंने सोचा चलो SSC में नहीं पूछता है, लेकिन बैच में तो मैंने करवाई है, ठीक है। वोटिंग आपकी 2 तरह की होती है, एक तो फर्स्ट इंस्टेंस की। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब होता है कि भाई चलो वोटिंग हो रही किसी चीज़ पे, चलो सब लोग वोटिंग करो, तो जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं। और याद करो, मैंने ये तो FRB में आज ही बताया था कि इसके पास होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट इज़ लाइक डिसाइडिंग वोट। जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती है, मान लो 50 लोग बोल रहे हैं हाँ, 50 लोग बोल रहे हैं ना, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी इन द केस ऑफ लोकसभा दिस इज स्पीकर, तो उसका वोट काम आता है ये डिसाइड करने के लिए कि मेजोरिटी कहाँ पर जाएगी, क्या डिसीजन लिया जाएगा। और ये लोग जो वोट करते हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस पे करते हैं। तो जब ये रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो यहाँ बैठा होगा एज नॉर्मल मेंबर, तो इसके पास कास्टिंग वोट नहीं होगा, क्योंकि राजगद्दी से जा चुका है, फर्स्ट इंस्टेंस वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट बी एंटाइटल, तो यहाँ पे 1 ओनली, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अगेन ये मैंने आज नहीं करवाया, लेकिन डेफिनेटली मैंने बैच में तो ये पढ़ाया ही है कि किस तरह के बिल लैप्स होते हैं और किस तरह के नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आज ही, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी कि राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस होता है एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लोकसभा इज़ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। जैसे अभी सरकार गठबंधन वाली सरकार बनी है, अगर मान लो नीतीश कुमार जी छोड़ के चले जाएं और हमारे चंद्रबाबू नायडू जी भी छोड़ के चले जाएं, ठीक है, और माने कि कम बीजेपी का मेजोरिटी नहीं होगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव, तो सरकार गिर जाएगी, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। ये तो हो गया आकस्मिक डिसोल्यूशन। वैसे नॉर्मल डिसोल्यूशन भी अभी हुआ है कुछ ही दिन पहले, है ना, 17th लोकसभा डिसॉल्व हुई है। तो जब डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती, कौन करता है ज़रा ये बता दो तुम, यही इतना ही बता दो। तो क्या होता है, तो किस तरह के बिल लैप्स होते हैं, लैप्स का मतलब होता है ख़त्म हो जाते हैं, फिर से उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो वो मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था कि बस तुम इतना ध्यान रखो, अगर कोई बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है और वहीं पेंडिंग है, और एक वो जिसमें कि दोनों ने एग्री कर गए थे, प्रेसिडेंट का बस सहमति ही बाकी था, बस ख़त्म ही था, बस वो बस राष्ट्रपति का सहमति, या फिर
राष्ट्रपति ने जॉइंट सिटिंग बुला ली थी। बस ये 3 तरह के बिल ही होते हैं विच डज नॉट लैप्स, बस ये तुमको याद कर लेना है, बाकी कुछ भी आए वो सारे लैप्स कर देते हैं। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था। अब देख लो, अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन। यस, हमें बस ये है कि राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ था और राज्यसभा में ही पेंडिंग है, तो वो लैप्स नहीं होगा। ये बस थोड़ा सा टिपिकल लगता है, ये तो लोगों को याद हो जाता है कि हाँ यार प्रेसिडेंट की एसेंट ही बस बाकी थी, तो ये क्यों ही लैप्स होगा। और यहाँ पे भी ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक बुलाई थी। और ज़रा बताओ ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल में दिया हुआ है। और 100 के क्लॉज 2 में मैंने पूछा था क्या दिया हुआ है, तो कोरम दिया हुआ है, गणपूर्ति दी हुई है, जो कि है 10% होती है, 1/10 है ना ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा, तो जॉइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 में प्रेसिडेंट बुलाता है और उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। ठीक है, और नहीं वो होगा तो डिप्टी स्पीकर करेगा लोकसभा का, वो नहीं होगा तो चेयरमैन करेगा, डिप्टी चेयरमैन करेगा राज्यसभा का। राज्यसभा का चेयरमैन कभी नहीं प्रिसाइड कर सकता है क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। और जॉइंट सिटिंग आज तक कितनी बार बुलाई गई ये भी बता दो। ठीक है, तो अब बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, लैप्सेस ऑन द रिजोल्यूशन। यस यस यस, सारे लैप्स करेंगे, बस इन 3 छोड़ के, बस हमें 3 देखना है। अ बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द रिजोल्यूशन। नो, ये लैप्स नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 ओनली। खत्म। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछा था। हाँ, कितनी बार जॉइंट सिटिंग, तो 3 बार बुलाई गई है। एक तो पोटा को पास कराने के लिए, पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, एक डाउरी प्रोहिबिशन बिल और एक बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल। इन 3 के लिए आज तक जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है जब डेडलॉक हो जाता है। क्या मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? आंसर बताइए हाँ या ना। आज ही बताए थे। और ये मत सोचिए कि यहाँ पे मैं मतलब कोई बहुत हाई लेवल, ये एसएससी पर्सपेक्टिव, एसएससी एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं जो मैं सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसीलिए मैं टिक करके लाया हूँ, ना कि आपसे ये बोल रहा हूँ कि चलो 57 करो अभी ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, क्योंकि वो हमारे मतलब का नहीं है। यहाँ पे मैं एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ, तो एसएससी के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, बस गिनते रहिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ओसीडी के बारे में बताइए, ये रेंस लियाटी जी, ओसीडी के बारे में वीडियो नहीं है, अलग से देख लेंगे। ठीक है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। या तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है ओसीडी में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस अभी पढ़ाएं आज ही। बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताए थे कि नहीं आज ही वीडियो में कि प्रेसिडेंट अगर टॉयलेट भी जाएगा ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी उसको। बताए थे आज, यही वर्ड थे मेरे। तो हट जाएगा ये, हट जाएगा ये। 3 अपने आप सही हो गया, ले 2 को चेक करना है। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सीने डाई। बताया था आज ही कि एडजर्नमेंट के साथ एडजर्नमेंट सीने डाई होता है, जहाँ पे स्पीकर एक तरह से ऐसे समझ लो कि झंडा दिखाता है राष्ट्रपति को कि भैया काम पूरा हो गया इस सेशन का, अब तुम इसको प्रोरोग कर दो, इसको स्थगित कर दो, सत्रावसान कर दो इसका। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब तक वो वेट करेगा प्रेसिडेंट की, झंडा तो दिखाई नहीं रहे, झंडा दिखाई नहीं रहे, वो चाहे तो अपने आप से भी हाउस को प्रोरोग कर सकता है। हाउस को समन करने की पावर, यानी बुलाने की और प्रोरोग करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। हाउस को एडजर्न और एडजर्न सीनेडाई करने के पास स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। ठीक है, तो बट देयर इज़ नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस विच इज इन सेशन। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये स्कीम से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करिए 62। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा 3-4, तो करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए, तो इसको करते हैं एक्सरसाइज मित्र शक्ति। इंडिया बांग्लादेश खत्म, श्रीलंका के साथ करते हैं, संप्रीति करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि मित्र शक्ति तो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। पहला ख़त्म, आंसर आ गया तुरंत। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, और क्वेश्चन करिए 63 होगा ये। कितना आसान क्वेश्चन है, करिए। और जिनको दिख रहा 65 भी कर लीजिए, जिनका 63 हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है। अ रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अभी 2 दिन पहले पढ़े। प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरबिड, मना करना। जहाँ पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को फॉरबिड करता है, मना करता है कि भाई रुक जाओ, इसके आगे तुम मत बढ़ना। ठीक है, इसके आगे तुम मत बढ़ना, उसको फॉरबिड कर देता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कि अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर मत निकलो।
ठीक है। तो यहाँ पे इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल यूज़ करके 32, हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल यूज़ करके 226, जो इनके रिट जुरिस्डिक्शंस हैं। कमेंट में आप बताइए कि रिट जुरिस्डिक्शन किसका वाइड है, सुप्रीम कोर्ट का कि हाई कोर्ट का, ठीक है। तो इट इज़ इनको इशू करते हैं टू लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस कि बेटा वहीं पे रुक जाओ, आगे मत बढ़ना इसके। और सर्श्योरी जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, इसका मतलब होता है जहाँ पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के कोई डिसीजन, अब यहाँ पे क्या उसको जुरिस्डिक्शन में से बाहर निकलने के लिए मना कर रहा है कि निकलना मत, यहाँ पे क्या वो निकल चुका है और ऑर्डर या डिक्री पास कर चुका है, तो उसको क्वैश कर देगा, ख़त्म कर देगा और वो केस अपने अंडर में ले लेगा। सिंपल, ठीक है। यूनियन बजट को करते हैं ये वाले क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर on behalf of the prime minister lays the annual financial statement before both the houses of parliament। तो सर ये वर्डिंग्स हैं आर्टिकल नंबर 112 की, अनुच्छेद 112 की, कि द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि राष्ट्रपति के बिहाफ में फाइनेंस मिनिस्टर जी रखते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये गलत हो जाएगा। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये एक एक आर्टिकल में लिखी हुई चीज़ें, तो ये आपका सही होगा यहाँ पे B2 ओनली, ठीक है। और ज़रा बताइए कि जो सैलरी है ये कहाँ से ड्रॉ होती है, किस तरह के एक्सपेंडिचर से ड्रॉ होती है। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनकी सैलरी किस एक्सपेंडिचर, किस तरह के एक्सपेंडिचर से ड्रॉ होती है। क्वेश्चन नंबर 66 सही है, करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 ये आई थिंक पता नहीं CDS में पूछा गया था क्या इस बार, लेकिन ये हम लोग की करंट अफेयर मैगजीन में हम लोगों ने देखा था इसको। एंड ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। कर लिया, तो यहाँ पे तो सही आंसर ये होगा S जयशंकर, ऑप्शन नंबर D। चल क्यों नहीं रहा ये, S जयशंकर यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। वाई भारत मैटर्स, ये अभी रिसेंटली बुक इन्होंने रिलीज़ करी थी, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे बात करें तो ये मैंने आपको करंट अफेयर्स जब मे के करवाए थे, तो वहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एक शॉम्पेन करके ट्राइब है अंडमान निकोबार की, जो कि एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो जो आपका शॉम्पेन ट्राइब है उसने सबसे पहली बार जो है लोकसभा में इलेक्शन से पार्टिसिपेट किया। तब वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कौन किसके पास ये पावर होता है कि ये डिक्लेयर करे कि शेड्यूल ट्राइब कौन होगा और कौन नहीं। तो ये हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, ठीक है। किसके पास होता है पावर, क्या हो रहा है यार, ये चल क्यों नहीं रहा है। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, ना कि गवर्नर के पास। गवर्नर की रिकमेंडेशन लेता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो करता है डिक्लेयर। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इससे मैं रेड मार्कर आप इससे हटा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं मानूंगा, ठीक है। तो पहला गलत होगा, ये चीज़ तो मैंने बताई थी, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई थी। ये बात सही है कि देखो एक ST किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है, जैसे मान लो कि ST डिक्लेयर हुआ कि ये ST कम्युनिटी है, तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ST होगी, और वो किसी दूसरे स्टेट में ST का स्टेटस उसको ना मिला हुआ हो, ये कुछ कंडीशन होती हैं। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर B2 ओनली। पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है अभी, तुम लोगों की बफरिंग एक्सपीरियंस हो रहा है क्या, क्यों? बिल्कुल, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, वहाँ से निकलता है। ये अभी चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है वहाँ से निकलता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71 करो, कितना क्वेश्चन आसान है। और 72 भी लगे हाथ कर देना, 71 और 72 भी। चलो भाई, तो 71 तो आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा कि कौन यहाँ पे प्रोविजनल प्रेसिडेंट था। दैट मीन कि पहले कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ही वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अभी पता नहीं क्या हो गया यार इसमें भी, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट ही वॉज द टेम्प्रेरी और द प्रोविजनल प्रेसिडेंट। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट जो है चुन लिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और ज़रा बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, तो
इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। बिल्कुल सही बात है, अगर आप लेक्चर में रेगुलर होंगे तो फॉर श्योर मैंने आपको पढ़ाया ही होगा 100% कि यहाँ पे एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई थी जो कि कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट कभी सारे एग्री कर ही नहीं पाए इस फेडरेशन को लेके। तो पहला तो बिल्कुल सही होगा, ये कर सकते हैं, ये आराम से डुएबल स्टेटमेंट है। और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? देखो 3 लिस्ट हुआ डिवाइड हुई थी, जैसे अभी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसी तरह पहले भी थी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जैसे आज हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हैं, उसी तरह डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स यूनियन जो फेडरल लिस्ट थी उसके सब्जेक्ट्स थे। और ऑब्वियस सी बात है इसमें फेडरल लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता है। तो ऑप्शन ये जो दूसरा वाला है वो भी यहाँ पे सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। अब यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊँगा बिकॉज यहाँ पे अब लिख नहीं रहा, ये पता नहीं कुछ इशू हो रहा है इसमें लैपटॉप में। और एक चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने एक डायरकी बनाने, इसने जो है सेंटर से डायरकी को अबॉलिश किया था। ठीक है, सेंटर से डायरकी को ख़त्म किया था, द्वैध शासन को ख़त्म किया था और प्रोविंसेस में डायरकी लेके आया था। सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, प्रोविंसेस से डायरकी ख़त्म हुआ था। अरे दिमाग ख़राब हो रहा है ये। ठीक है, प्रोविंसेस से डायरकी ख़त्म करके सेंटर में लाया था। ठीक है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसने इस्टेब्लिश करी थी। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ख़त्म करते हैं इसको जल्दी से, नहीं वैसे भी गर्मी हो रखी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 करो, ये भी आराम से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज बाय यूनेस्को। आपको बताना है कि इनमें से 2023 में कौन इंक्लूड हुई है। 2023 में शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड असेंबलीज ऑफ द होयसालाज या फिर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट दी बोधगया। तो ये नाश्ता PDF अगर आपने पढ़ा होगा, जो मैंने 2 ही दी थी उसमें भी था। हम लोगों ने सितंबर करंट अफेयर में पढ़ा था इस चीज़ को कि शांति निकेतन 41st सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी एंड होयसाल टेम्पल, होयसाल डायनेस्टी के द्वारा जो कर्नाटका में टेम्पल बनवाए गए, जैसे कि हमारे होयसालेश्वर टेम्पल और एक और मैंने आपको टेम्पल बताया था जो स्टार शेप्ड, अगर आप उसका नाम बता सकें। होयसाल डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? हालेबीडू थी। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे मैं बिकॉज वो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है पहला और तीसरा होगा, यानी कि यहाँ पे ओनली 2 सही आंसर होगा, शांति निकेतन और सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होयसाल। ठीक है, क्लियर। तो रानी की वाव की अगर बात करें, जो 100 रुपये की नोट में आप देखोगे रानी की वाव बना हुआ है गुजरात में, जो कि है ये 2014 में बना था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और महाबोधि टेम्पल की बात करें, ये तो आई थिंक बहुत पहले बना था, 2001 में आई थिंक बना था महाबोधि टेम्पल। तो 2023 की बात करें तो ये 1st and 3rd, दैट इज़ ओनली 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 78 और 76 ये दोनों आप आराम से कर सकते हैं। चेन्ना केशव टेम्पल है वो, चेन्ना केशव स्टार शेप्ड टेम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, स्टार शेप्ड टेम्पल। भाई साहब क्या गर्मी हो रही, मेरे तो एकदम पसीने पसीने हो रखे क्योंकि मेरा जो रूम है ना वो चारों तरफ से धूप को लेता है और पूरी धूप मुझे दे देता है ठीक है, एज़ पर आर्टिकल 368 जहाँ पे भी मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो एज़ पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई वे ऑफ, और ये पहले मनी बिल, चलो इसी को कर लेते हैं। अब 368 में ये लिखा हुआ है, लगा लूँ लाल लिपस्टिक परमार सर मजिस्टिक ठीक है, तो आर्टिकल 368 जो कि किस पार्ट में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के बताइए, मैं लिखूँगा नहीं, भाग कौन सा है इसका और कितने तरह के अमेंडमेंट दिए हैं आर्टिकल नंबर 368 में। तो एडिशन बिल्कुल हो सकता है, आर्टिकल 21A एग्जाम्पल है, जोड़ा गया ना 86 अमेंडमेंट से, एडिशन किया गया। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, एग्जाम्पल दो तुम मुझे, मैं बता रहा हूँ हो सकता है वेरिएशन, तुम मुझे एग्जाम्पल दोगे वेरिएशन का एग्जाम्पल। हिंट देता हूँ DPSP। रिपील का मतलब है ख़त्म कर देना, 7th अमेंडमेंट से 7th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही उड़ा दिया पूरा, 7वें भाग को ही 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 उड़ा दिया। और वेरिएशन का अगर मैं एग्जाम्पल कोट करूँ तो आर्टिकल नंबर 45 जिसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था, वेरिएशन किया गया था इसमें, जिसमें कि पहले ये बोला गया था कि प्राइमरी एजुकेशन एक राइट है, लेकिन क्योंकि वो DPSP में था तो जस्टिसेबल था नहीं, तो उसको आर्टिकल 21A में ऐड किया, फंडामेंटल राइट में जस्टिसेबल बन गया।
और हमने आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज करके उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर डाला। 0 to 6 ईयर बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना है। लगे हाँ, जरा बता दो, जैसे जेई में क्वेश्चन पूछा गया, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब लॉन्च हुई? ठीक है, ये मैंने आपको कल करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल? कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आर्टिकल 109 मेंशंस, ये गुस्सा लग रही, इतनी जोर की चल नहीं रही है। तो आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। तो ये स्पेशल प्रोसीजर में मेंशन करता है। बिल्कुल, मैंने आज ही आपको बताया है, ये कैटेगराइज करके एकदम ज़ोर ज़ोर से कह के कि भाई आर्टिकल 109 में प्रोसीजर मेंशन हुआ है और आर्टिकल 110 में, अब क्योंकि कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे लगा देंगे मनी बिल, अच्छा 109, ना ये तो 110 में होता है। मैंने आपको बताया है कि 110 में इसको डिफाइन किया गया है, इसका जो प्रोसीजर है वो 109 में। तो पहला सही है। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यसभा, आज ही पढ़ा है राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में तो मनी बिल इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, ये भी बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। बिल्कुल, वो अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है लेकिन खुद नहीं कर सकता है, ना रिजेक्ट कर सकता है। और 14 दिन की मोहलत होती है, ये कुछ चेंजेस अगर करवाने तो करवा लो, पहले बता दो, नहीं उसके बाद नहीं होंगे। अमेंडमेंट्स टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। नो, मैंडेटरी थोड़ी ना है कि वो अमेंडमेंट्स जो सजेस्ट किए राज्यसभा ने उसको एक्सेप्ट करे, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करे या ना करे। ठीक है, तो इसमें अपर हैंड होता है लोकसभा का, दैट मीन्स। और ये जरा बताइए, मनी बिल को हम किसकी प्रायर रिकमेंडेशन से लाते हैं? और आर्टिकल 368 के तहत 2 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। और आर्टिकल 368 दैट इज़ अमेंडमेंट और मनी बिल में कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, नो जॉइंट सिटिंग पॉसिबल। और ये हम प्रायर रिकमेंडेशन, मनी बिल को प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से लाते हैं। और इसमें किस तरह का वीटो पावर नहीं होता है प्रेसिडेंट के पास, ये भी लगे हाथ बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 ये आप कर सकते थे अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट थे। ठीक है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम SSC एस्पिरेंट है तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन अभी कितने हो गए ज़रा बताओ, कितने क्वेश्चन हो गए? और सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है प्रेसिडेंट के पास, किस केस में? मनी बिल केस में। ये क्वेश्चन देखो मैंने टिक नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी आप इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट है, स्टेट दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। करिए ज़रा, ऑप्शन दिखा देते हैं 1 2 2 3 3 4 और 1 4। अब करिए, ये इनाम गांव, ये अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था, इनाम गांव, दैमाबाद, याद आ रहा है? जोरवे। तो जोरवे कल्चर पढ़ा था, महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर था। जोरवे साइट डिस्कवर हुई थी जो कि चैल्कोलिथिक साइट थी। चैल्कोलिथिक का मतलब है ताम्र पाषाण युग, कॉपर एज, जो कि कब आया था, इसका टाइम पीरियड क्या था? हड़प्पा का क्या था? 2500 से लेकर 1750, तो बस वही 1500 BC के अराउंड इसका भी टाइम पीरियड था। और यहाँ पे जॉर्वे कल्चर था। जॉर्वे का मतलब है कि भाई यहाँ पे सबसे पहली जो चैल्कोलिथिक साइट डिस्कवर हुई थी दैट वाज जॉर्वे। और सबसे बड़ी साइट का नाम भी बताया था तुम्हें, जो कि दैमाबाद थी, बताया था आपको मैंने। और ईरान कल्चर था, ये मध्य प्रदेश में ईरान। ठीक है, और अहरबानस गिलुंद कल्चर था राजस्थान में। तो ये तो डेफिनेटली बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर दो सही है तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए हमारे, ये और ये, C और D हट गया। अब बचता है कि 1 होगा या 3 होगा। मुझे 4 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है अभी, 1 होगा 3 होगा। तो एक्चुअल में जो मंगाडू है ये केरल में नहीं, चेन्नई तमिलनाडु में है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, तो मतलब 2 ऑप्शन तो फिर भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, भले मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ लेकिन। और ये वाला क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। चलो मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ, लगाओ तुक्का, मारो तुक्का इसमें। हिंट दूँ, इन्होंने ही अमुक्त मालेदा लिखी थी तेलुगु में, विच वॉज अ स्टेट क्राफ्ट। इन्होंने ही जाम्बवती कल्याणम लिखी थी संस्कृत में। इन्हीं के टाइम पे डोमिंगो पीस एंड दुआर्ते बारबोसा, जो कि 2 पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, वो आए थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर and he is also known as of the Vijayanagar Empire. He also took the title of Yavanraj Priya, Andhra Bhoj, and he is none other than our famous favorite Krishna Deva Raya. ऑप्शन नंबर A। ठीक है, उस समय पोर्चुगीज़ गवर्नर जनरल हुआ करता था, ये एल्बरिक हुआ करता था। तो एल्बरिक को यहाँ पे परमिशन दी थी हमारे KDR जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर A टिक नहीं हो रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्ध जी के नाम, आई थिंक यही पूछा ना,
बुद्ध जी के हाँ, तो विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाई विच, तो नायापुत्ता शाक्य मुनि, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, तो शाक्य मुनि तो बिल्कुल नाम होगा उनका। बताए थे आपको, हम लोग को पढ़े थे, गौतम जो बुद्ध थे वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, उनके फादर शाक्य राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, तो शाक्य मुनि तो बिल्कुल होगा, तथागत भी और नायापुत्ता भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह तो हम देख चुके हैं, ये बहमानी किंगडम का रूलर है जिसने कि गुलबर्ग से बिदर कैपिटल शिफ्ट करी थी, कल हम लोगों ने देखा था। चलो भाई, ये क्वेश्चन 87 है, इसको भी आप कर सकते हैं 87, इसमें भी टिक लगा लीजिए, ये डुएबल क्वेश्चन है, बिल्कुल डुएबल है। 87 नंबर, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाई कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये डुएबल क्वेश्चन है, करिए इसको। बस तीन चार क्वेश्चन और बाकी हैं। हाँ ठीक है दिव्यांश, मैं देख लूँगा। अरे यार कितनी गर्मी है यहाँ पे। अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट रेवेन्यू कलेक्शन द पेजेंट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज़, यानी कि अगर बैड हार्वेस्ट हो गया फिर नेचुरल कैलेमिटी भी हो गई तो रेवेन्यू पेमेंट माफ़ कर दिया गया था। बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है ये चीज़ पे, ठीक है। अंडर दी परमानेंट सेटलमेंट, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको कॉर्नवालिस कब लाए थे, 1793 में लाए थे, बंगाल वाले रीजन में। इन बंगाल इफ़ द ज़मींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यूज़ टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ज़मींदारी। इसी को ही तो मैंने पढ़ाया था सनसेट क्लॉज के नाम से, कि सूरज अस्त होते होते तुमने पैसा ना जमा किया तो तुम्हारे ज़मींदारी राइट जो कि हेरिडिटरी हैं उनको छीन लेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए, दैट इज़ 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर ये करिए 90th, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने दिसंबर में किया होगा ये क्वेश्चन, दिसंबर वाले करंट अफेयर में। यूनेस्को की इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं वैसे तो। 88 देखिए, अटेम्प्ट करिए और फिर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका आंसर गरबा होगा, ठीक है। गरबा डांस होगा यहाँ पे। जो गरबा डांस है इसी को ही अभी रिसेंटली यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। बात अगर करें यहाँ पे उपनिषद और पुराण की, तो देयर आर नो पैराबल्स, ये एक्सट्रीम कीवर्ड है यहाँ पे, नो पैराबल्स। निट्टो में हम लोग ये सीखते हैं, निट्टो में हम लोग सीखेंगे जब सीजीएल का प्री क्लियर कर लेंगे टीयर 1, तो ये हम लोग सीखेंगे। नो पैराबल यानी एक भी पैराबल नहीं है, ये बिलीव करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है कि एक भी पैराबल नहीं, एक भी पैराबल हुआ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एंड इट इज़ रॉन्ग। उपनिषद वर कंपोज अर्लियर दैन, ये बिल्कुल। पुराण तो भाई वेद व्यास इन्होंने बनाए थे ना, ठीक है, वेद व्यास ने। उपनिषद तो बहुत पहले बने, ठीक है। उपनिषद से पहले हमारे ब्राह्मण बने, हमने देखा ना 4 पार्ट होते हैं, 4 संहिता होते हैं जिनको संहिता बोलते हैं। मैं लिख नहीं सकता हूँ कि लिख रहा नहीं इसमें, समझ लो मैंने संहिता लिख दिया है ठीक है। तो ये 4 संहिता होते हैं, तो इसमें से आपके उपनिषद होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, अरण्यका होते हैं, और एक आप बताएंगे क्या होते हैं, ठीक है। अरण्यका, ब्राह्मण और उपनिषद और क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 2 ओनली हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बने थे आपके उपनिषद, देन आए थे पुराण, और आखिरी पेज पे आ जाते हैं। छऊ नहीं होगा, छऊ पहले। ये देखो डीलिमिटेशन कमीशन, आज ही पढ़े थे डीलिमिटेशन कमीशन, 71st अमेंडमेंट है। ये तो एकदम खड़ाक से तुम लोग कर दोगे, ये भी 94 एकदम भड़ाक से कर दोगे, जल्दी कर दो इनको भड़ाक खड़ाक से। डीलिमिटेशन कमीशन कितनी, अरे यार रुकना एक सेकेंड। ठीक, चलो। तो हाउ मेनी टाइम्स डीलिमिटेशन कमीशन बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टिल दिसंबर 2023, तो आज ही पढ़े थे। डीलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 के तहत स्टैब्लिश करता है हमारा जो प्रेसिडेंट है, और ये कब सेटअप होती है, सेंसस के बाद सेटअप होती है, लेकिन अभी 2026 तक इसमें बैन लगा हुआ नहीं होगी। क्यों? इसलिए नहीं होगी क्योंकि 84th अमेंडमेंट ने ये बोला था कि अभी नहीं होगी, सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स लिए जा सके। मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई थी, और ये 4 बार बना है, 1952, 62, 72 और 2002। 52, 62, 72, 2002 हर सेंसस के बाद बननी चाहिए। लेकिन पहले तो 42nd अमेंडमेंट ने बैन लगाया 2000 तक, देन अभी 2026 तक इसने 84th अमेंडमेंट ने बैन लगा रखा है कि तब तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा।
71st अमेंडमेंट, अब हमें पता है कि 8th शेड्यूल में हमारी कितनी लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल में हमारी टोटल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल 14 लैंग्वेजेस थी। अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं? अभी 22 यानी 22 लैंग्वेजेस है, 22 भाषाएं। और कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई? तो पहले तो 21st अमेंडमेंट से ऐड हुई कौन सी? सिंधी ऐड होती है 21st अमेंडमेंट से। देन 71st अमेंडमेंट से ऐड होती है KNM या फिर KMN, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। ठीक है, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। ठीक है, सिंपल हो गया। और 92nd अमेंडमेंट से हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? हैं? BDSM पढ़ा था, बोडो, डोगरी, सांथली और मैथिली। और 96th अमेंडमेंट से क्या किया गया था? कोई लैंग्वेज ऐड नहीं की गई थी, ओडिया का नाम चेंज किया गया था, बस ये हुआ था। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो है 94th नंबर क्वेश्चन है ये। पार्ट नंबर 9A में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिए हुए है, बिल्कुल सही है। पार्ट नंबर 9 बात करता है पंचायत की और पार्ट नंबर 9 है म्यूनिसिपैलिटी के। पार्ट नंबर 9B किसकी बात करता है? पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, सही है। पार्ट नंबर 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, तीनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। और पार्ट नंबर 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी संस्थाओं की बात करता है। ठीक है, 97th अमेंडमेंट से जिसको ऐड किया गया था। पार्ट नंबर 9 को 73rd अमेंडमेंट से, पार्ट नंबर 9A को 74th अमेंडमेंट से, पार्ट नंबर 9B को 97th अमेंडमेंट से। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एंड स्वतंत्र पार्टी, और इनके लीडर्स का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ है, बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड का ये सही मैच है, यानी कि ये गलत हुआ। अगर ये गलत है, आचार्य नारायण देव सोशलिस्ट पार्टी बनाई है, तो ये भी गलत हुआ। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली 3 और ओनली 4 वाले तो हट जाएंगे। ठीक, ओनली 3 और ऑल 4 वाले तो हट जाएंगे अपने आप, और ये पहले और तीसरे यहाँ पे सही हैं। तो ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप हटा ही पा रहे थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ओनली 2। ठीक है, 2 ऑप्शन तो आपसे हट ही रहते। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 95 और 95 भी करना है, ये भी डुएबल टाइप क्वेश्चन है। और बताइएगा कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। बाकी ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेलीग्राम पे भी डाला था। ठीक है, ये अभी 2 दिन पहले जो हम लोगों ने FRB का फंडामेंटल राइट वाला लेक्चर किया था, उसमें आखिरी में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राइट टू प्राइवेसी, और मैंने हिंट भी दिया था आपको। ये वो आर्टिकल है जिससे कि आपका मेनका गांधी केस और AK गोपालन केस एसोसिएटेड है। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कही थी, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ के बियॉन्ड जाने की बात कही थी, एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 21। और ये भी मैंने आपको बताया था, अब जब आप सारे आर्टिकल पढ़ लेते हो, सारे अनुच्छेद पढ़ लेते हो, सारे फंडामेंटल राइट पढ़ लेते हो, और फिर भी अगर कोई फंडामेंटल राइट इस तरह से पूछ लेता है जो आपको पता ही नहीं चल रहा है किस में है, तो आर्टिकल 21 के साथ जाना है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि जिसने भी इस क्वेश्चन को किया होगा तो उसने भी वैसे ही किया होगा जैसे कि आप इसको करने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे आप इसको करने वाले, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन से दिमाग लगा के। मैंने क्या बताया था, 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसमें जो हमारी संघ सूची है, दैट इज़ यूनियन लिस्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, बैंकिंग, ये सब हैं। स्टेट लिस्ट में कैसे सब्जेक्ट हैं? जो पुलिस, हेल्थ, इस तरह से सब्जेक्ट हैं हमारे। और कॉन्करेंट से मैंने कॉन्करेंट बताया था, मैरिज, डाइवोर्स, इस तरह के। अब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, 2 राज्यों के बीच ट्रेड एंड कॉमर्स है, स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि यूपी से तमिलनाडु में माइग्रेशन हो रहा है, यूपी से मान लेते हैं गुजरात में माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब किस स्टेट की चलेगी? यूपी की चलेगी कि गुजरात की चलेगी? तो इसलिए इसको यूनियन लिस्ट में, जितने भी इंटर स्टेट वाले सब्जेक्ट हैं उनको यूनियन लिस्ट में डाला गया है। इसीलिए ये दोनों स्टेट लिस्ट में बोल रहे हैं, दोनों गलत हो जाएंगे। यूनियन लिस्ट वाला आपका सही होगा। ठीक है, तो जो भी इंटर स्टेट के सब्जेक्ट होंगे, भाई अब मान लेते हैं कि 2 स्टेट के बीच का मसला है, अब उसको स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट में डाल देंगे, तुम खुद ही सोचो, तो उस पर वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट में डालने का मतलब है कि वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। तो भाई गुजरात वाला कुछ और बनाएगा, यूपी वाला कुछ और बनाएगा, बिहार वाला तो कुछ और बनाएगा, अपने हिसाब से बनाएगा, तो फिर किसकी चलेगी? यूनियन लिस्ट में। इसीलिए इंटर स्टेट वाला है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया या फिर माइग्रेशन हो गया, सारे यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। अब बताइए आपने कितना क्या स्कोर किया। और आज लेक्चर लेने में मेरा एकदम हालत ख़राब हो गया एकदम पूरी तरह से। एक तो लाइट ने दिमाग ख़राब कर दिया और ऊपर से ही आपका लैपटॉप। और अब तुम मुझ पे हंसोगे अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताने लगा,
और अभी एक क्वेश्चन और बचा है, यही नहीं अभी और रुकिए, ये क्वेश्चन बाकी है सर। ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी, ये भी हम लोग कर चुके हैं। टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स। कौन सा ऑपरेशन है जो अब रेगुलरली न्यूज़ में रहता है? ऑपरेशन सद्भावना। हाँ सद्भावना, मैत्री तो अभी चलाए थे। सर माइक ऑफ करके गाली दे रहे हैं दे रहे नहीं है, देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ख़त्म होता है ऑपरेशन सद्भावना। ये भी हम लोगों का करा हुआ है। अब आपने नहीं पढ़ा है तो बात अलग है, लेकिन ये हम लोग करंट अफेयर में कर चुके हैं। ठीक है, अब तुम लोग बता दो, ठीक है, स्कोर वगैरह, फिर माइक ऑफ करके गाली वाली देंगे अब तुम खुद ही सोच लो, तुम मेरी जगह होते ना फोड़ फाड़ देते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये पता है कौन सा लैपटॉप है? मैकबुक है। और तो किसके रिकमेंडेशन पे लिए? तुम्हारे रिकमेंडेशन पे, तुम्हारे रिकमेंडेशन पे इसको लिए थे। तो वो वाला लैपटॉप नहीं चलता था मेरा, लोगों को बोले थे, तुम्ही से कोई बोलता था सर मैकबुक ले लीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब से लिया सारी समस्याएं आ गई हैं, जो बची खुची समस्याएं थी वो सारी और आ गई हैं। ठीक है, तो उसको देख के ना वही मुझे लगता है उस पुराने वाले को, तेरे को तो मैं हरामी समझाते रहे तू तो देव मानुष निकला। उससे इतनी बढ़िया क्लास हो रही थी हैं, इस गधे ने देख रहा आज पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। इसको अब लौटेगा भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब पूरा पैसा बर्बाद वाला फीलिंग आ रहा है। ट्वेंटी वन, अच्छा बताओ। अच्छा 27, 21, 27। गर्मी पड़ रही ज़बरदस्त, परमार सर की क्लास लग रही बहुत मस्त 21, हाँ सब लोग बताओ भाई 21। सर अब लग रहा है यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। नहीं बेटा इतना भी नहीं सोचा है। 24, 27 जीएफ के रिकमेंडेशन पर लिए थे। अच्छा, तुम ही लोग रिकमेंड करते थे कमेंट सेक्शन में हैं कि ले लो सर ले लो। 29 सर अब लगे 27। ये आप एसी लगा लो। वाह क्या रिकमेंडेशन है, एसी लगा लो भाई। लगा हुआ है, लाइट भी तो आनी चाहिए उसके लिए एसी अपने आप से चल जाएगा। हाँ क्यों? अब भाई इस समय जैसे मान लो कोई दिख जाए ना, मान लो कि जैसे मान लो कि वो जो अभी आया था ना जिसको चाय पिलाई थी किसने, वो डॉली चाय वाले ने टिम कुक को चाय, नहीं सॉरी वो तो बिल गेट्स को पिलाई थी। टिम कुक एप्पल का सीईओ दिख जाए ना तो एकदम या फिर बिजली विभाग वाला कोई, सच बता रहा हूँ नोच खाऊंगा मैं उसको। 1 घंटे मैंने कैसे बिताए हैं, पसीना एकदम टपक रहा है। सोलर से एसी चलाओगे क्यों? लेनोवो थिंक पैड ले लो। अच्छा अब यही करते रहें, इतना ही पैसा नहीं है हमारे पास कि हम लैपटॉप ही लेते रहें। पुराना वाला लैपटॉप जिंदाबाद, उसी से लेंगे अब मटका वाला एसी ये कौन सा एसी होता है भाई, मटका वाला एसी? ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ दिया? अब छोड़ भी दिया होगा तो जब तक ऊपर जाएंगे हम लोग इसमें तो सच में ऊपर निकल जाएंगे। इतना ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतना स्लो चल रहा ही है कि उसमें ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। अब ये देखो ये क्वेश्चन छूट गया, लॉन्गेस्ट बॉर्डर वाला। ये आप पक्का कर सकते हो, जब हम लोग बाउंड्री पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था इसको आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन ये छूट गया। अब देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन आप बना सकते थे, ऐसे बीच में और छूटे होंगे, पक्का पता है कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। बताए थे 49th पैरेलल स्टेट। अब चल जाओ नहीं तो बस बेटा इस क्वेश्चन करो, अभी इसको फेंक के आता हूँ, तोड़ के आता हूँ अभी इसको मैं। कनाडा और यूएस के बीच में जो 49th पैरेलल स्टेट है, और जो कोई मुझे दिख गया ना बोलते हुए सर मैकबुक बड़ा अच्छा होता है, मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। ठीक है, 49th पैरेलल स्टेट है कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, सैमसंग ले लेते, पहले बताना था ये बात है। तब तो जिसको देखो एप्पल 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 यही चिल्लाता रहता था। हमने तो एप्पल का भी यूज़ किया ना था ज़िंदगी में, हम तो ठहरे गरीब आदमी। अब तुम लोगों के बोलने से दिल पे पत्थर रख के हमने ले लिया पैसा वैसा इकट्ठा करके, और तुम लोगों की वजह से धोखा हो गया मेरे साथ। कस्टमर केयर को कॉल किया, एक महिला ने फ़ोन उठाया, ठीक है, और कुछ बताई, हमें कुछ समझ में तो आया ना। अब फिर से उनको बता के कुछ अच्छी बातें मीठी बातें उन्हें सुनानी होंगी, तभी बताएंगी वो। अब देख लेते हैं कुछ छूटा तो ना है।
आप छूटा होगा तो तुम देख लेना, हम शेयर कर देंगे PDF वगैरह, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को, आप जुड़े सेशन में। तुम लोगों की वजह से ये हवा बन रखी है कि एप्पल 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 और मैकबुक ये वो, कभी मत लेना ये सब, पैसा भी दो फालतू का और चलते भी नहीं है। क्या फ़ायदा लेने का, एप्पल जब चल ही नहीं, देखो पेन तक नहीं चल रहा है। हैं क्या करूँ इस एप्पल का मैं, हैं खा लूँ इस एप्पल को, ऊपर से आधा तो कटा हुआ है वो, है एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो एल्यूमिनियम का मैं इसको कबाड़ वाले को बेचूंगा एल्यूमिनियम को बाद में, जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। अब देखो मैं पीछे भी नहीं जा पा रहा हूँ, हैं माइक्रोसॉफ्ट है जी तुम्हारी ऐसी की तैसी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से भी, देखो घूम रहे हैं। चलो भाई, थैंक यू सभी को। हाँ, नोकिया का लेंगे भी बेटा, मैकबुक प्रो मैक्स ही है ये, ठीक है। मैकबुक प्रो मैक्स M1 M2 M3 जो बोलते हो ना, M3 जो सबसे लेटेस्ट। मैंने कोई रिस्क नहीं लिया इस बार कि मुझे क्लास में कोई रिस्क नहीं लेना है, और सबसे बड़ी रिस्क हो गई मेरे साथ। जो वो होता है ना M2 M3 कुछ बता रहा था वो, M2 M3 मैंने कहा सबसे जो अच्छा वाला वो निकाल के दे, क्लास चलनी चाहिए ढंग से। तो बोलता सर आपके लिए ये वाला बढ़िया होगा। पहले वो एयर वेयर करके मैंने कुछ सुना था, तो बोलता सर एयर वो पतला तो होता है, लेकिन आप जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट बता रहे हो तो ये वाला लीजिए सर। वो कुछ उसने बताया था प्रो करके, कुछ M3 करके कुछ था, वही लिया मैंने ये, ठीक है। बहुत महंगा पड़ा है, और समझ नहीं सकते हो कि ऊपर से गर्मी, ऊपर से चल नहीं रहा, ऊपर से इतना पैसा चला गया। अब मैं कुछ लोगों को फ़ोन करने वाला हूँ अभी, ठीक है, मतलब जो इससे एसोसिएटेड हैं, और उनसे कुछ मीठी बातें करने वाला हूँ। उनको 2 शब्द सुनाना चाहता हूँ, तो आप लोग अभी जाइए पढ़िए जाके। थैंक यू सभी को।